2026 में मानवता के पास हर सिग्नल को मैप करने और हर पल प्रसारित करने की क्षमता है। फिर भी कुछ ऐसे फ्रेम्स हैं जो मेल नहीं खाते। कभी कभी कोई नई खोज, नया सुराग या नई जानकारी विशेषज्ञों को मजबूर कर देती है कि वे अपनी पुरानी समझ पर दोबारा नजर डालें और देखें कि सब कुछ कैसे बिखर जाता है। नंबर 20। 1798 में पहली बार ऑक्सीरेंचस के अस्तित्व का दस्तावेजीकरण किया गया था। उस साल बैरन विवान दिनोन नामक एक कलाकार ने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ उनकी एक सैन्य अभियान में भाग लिया था जो सीधे मिस्र से होकर गुजरी थी। यात्रा के दौरान देनॉन ने एक भूली बिसरी प्राचीन नगरी के अवशेषों के बीच रेत से ढके एक स्तंभ को देखा। उन्होंने अपनी नोटबुक में उस स्थान का चित्र बनाया और अनजाने में ही इस प्राचीन मिस्री बंदरगाह ऑक्सीरिंखस के पहले आधुनिक प्रमाण का दस्तावेज तैयार कर लिया। आने वाले वर्षों में पुरातत्वविद उस स्थल पर उमड़ पड़े, धूल झाड़ते, खुदाई करते और जमीन को कुरेदते हुए एक भूली बिसरी जगह को उजागर करने लगे। इस ऐतिहासिक स्थल पर उन्होंने कब्रें, ममीकृत पूर्वज, अजीब सुनहरी जुबानें और किसी भी प्राचीन मिस्री स्थल पर अब तक मिली पपीरस पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार खोज निकाली। लेकिन अप्रैल 2026 में मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने अब तक की सबसे अजीब खोज की घोषणा की। बार्सिलोना विश्वविद्यालय और प्राचीन पूर्व संस्थान के स्पेनिश पुरातात्विक मिशन, जिसकी अगुवाई डॉक्टर तंदल द्वारा की जा रही थी, एस्थर मिलाडो और डॉक्टर माइटेन मास्कॉर्ड ने इस स्थल पर रोमन युग का एक कब्रिस्तान खोज निकाला। खुदाई में कई रोमन युग की ममियां मिली, जिनमें से कुछ को ज्यामितीय आकृतियों वाले अलंकृत कपड़ों में लपेटा गया था। 3 ताबूतों में सोने की जीभ वाली ममियां थी और एक चौथे में पीतल की जीभ वाली ममी थी। एक शव पर पुरातत्वविद ने पेट के ऊपर रखे एक विचित्र पैकेट को हटाया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह शायद उन अन्य 20 पैकेट्स की तरह ही है जिनमें सावधानी से सील किए गए पपीरस थे और जो पास की ममियों के साथ दफनाए गए थे। लेकिन जब उन्होंने उसके पन्ने पढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि यह दफन अलग था। पन्नों को मिट्टी और बामर की सील से बंद किया गया था, जिन पर चित्रलिपि खुदी हुई थी। सीलें केवल महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए रखी जाती थी, जैसे पत्र, वसीयतें और अनुबंध, ताकि उनके साथ छेड़छाड़ न हो सके। जब पपीरस को खोला गया तो विशेषज्ञों ने पाया कि वसीयत या पत्र की जगह होमर की इलियड की दूसरी किताब का एक पाठ था, जिसमें ट्रोजन युद्ध के बढ़ने की भूमिका थी। इलियड के दूसरे भाग में ज़्यूस का अगामेम्नॉन को आया छलपूर्ण स्वप्न दिखाया गया था। अगामेम्नॉन की असफल निष्ठा, ओडिसियस द्वारा विद्रोह को शांत करना और जहाजों की सूची, यही आखिरी वस्तु थी जिसे शव के पेट के ऊपर रखा गया था और एक खास और रहस्यमय तरीके से सील किया गया था। जहाजों की सूची यूनानी सेना की उन 29 टुकड़ियों का उल्लेख करती है जो ट्रोजन युद्ध के लिए रवाना हुई थी। यह प्रत्येक टुकड़ी की क्षेत्रीय उत्पत्ति, उनके कमांडर कौन थे और कुल कितने जहाज दिए गए थे, इन सब का विवरण प्रस्तुत करती है। जहाजों की सूची को व्यापक बताया गया है क्योंकि इसमें 6 जहाजों और 50,000 से 1,000 पुरुषों का उल्लेख है। होमर के कार्य के एक हिस्से को मृतक के साथ रखने के कारण अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। होमेरिक कविताएं, इलियड, यहाँ तक कि ओडिसी से भी अधिक ग्रीक संस्कृति में एक आधारभूत ग्रंथ है और उनका महत्व महाद्वीपों और सदियों तक फैला रहा। इन कविताओं का उपयोग साक्षरता के सबसे प्रारंभिक चरण से किया गया। इन्हें युवा छात्रों को पढ़ाया गया और विद्वानों तथा आम नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से अध्ययन किया गया। ये विशेष खोज इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को और आगे अटकलें लगाने को प्रेरित करती है, क्योंकि वे यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि क्या ऑक्सीरिंचस शहर के पास दुनिया को प्राचीन यूनानी साहित्य की विरासत और उसके प्रसार के बारे में बताने के लिए कुछ और है। नंबर 19। लेस्ली लेरॉय लेरी, जिन्हें ज्यादातर लोग सिर्फ लेस के नाम से जानते हैं, फ्लोरिडा के ओकाला के निवासी है। परिजनों के अनुसार लेस कई तरह की चिकित्सीय समस्याओं से जूझ रहे हैं और पहले भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर चुके हैं। 57 वर्षीय लेस को पिछले कुछ वर्षों में कई बार स्ट्रोक आ चुका है। वह सोशल मीडिया पर नहीं है और अपना मोबाइल फोन भी कभी कभी ही इस्तेमाल करते हैं, वह भी मुख्य रूप से अपने परिवार से संपर्क में रहने के लिए। लेस अपने परिवार के प्रिय सदस्य है जो इस साल उनके अचानक लापता हो जाने के बाद उनकी भलाई को लेकर बेहद चिंतित है। उन्हें आखिरी बार 25 जनवरी को शाम 5:07 एडवेंट हेल्थ ओकाला से निकलते हुए देखा गया था। इसी समय लेस ने अपने परिवार को फोन किया था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने क्या कहा या क्या उन्होंने ये संकेत दिया कि वो घर लौट रहे हैं, लेकिन ये पता चला है कि वह ओकाला शहर से पूर्व की ओर जा रहे थे। ऐसा लगता है कि वह ओकाला नेशनल फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। यह निश्चित नहीं है कि वह कभी जंगल में गए थे या रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दे दी थी। दिलचस्प बात यह है कि लेस के गायब होने के 3 दिन बाद
उनकी कुछ निजी चीजें फ्लोरिडा के एस्टर में लेक काउंटी शेरिफ ऑफिस के सबस्टेशन में मिली। उस समय सबस्टेशन पर कोई मौजूद नहीं था और न ही सुरक्षा कैमरा चालू था, जिससे वहां सामान छोड़ने वाला व्यक्ति अधिकारियों के लिए अज्ञात रह गया और बरामद की गई निजी चीजों से भी कोई अतिरिक्त सुराग नहीं मिला। इनमें लेस का बैकपैक, बटुआ, मोबाइल फोन और कुछ अन्य ऐसी वस्तुएं जिनका खुलासा नहीं किया गया शामिल थीं। अधिकारियों ने अब उन सभी लोगों से संपर्क करने की अपील की है जिन्होंने ओकाला और एस्टर को जोड़ने वाले हाईवे 40 पर यात्रा की थी, क्योंकि उनका मानना है कि लेस को शायद किसी ने वहां तक लिफ्ट दी हो। परिजनों ने बताया है कि भले ही लेस मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन वह खतरनाक नहीं है। इस समय उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और इलाके के अस्पतालों, जेलों और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की जा चुकी है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी लापता है। जिस दिन लेस को आखिरी बार देखा गया था, उस दिन उन्होंने लाल रंग की फुल स्लीव स्वेटशर्ट, काले स्वेटपैंट्स और ग्रे रंग की टोपी पहनी हुई थी। उनका वर्णन एक गोरे पुरुष के रूप में किया गया है, जिनके बाल ग्रे रंग के हैं और आंखें भूरी हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है और उनका वजन 240 से 260 पाउंड के बीच है। लेस के शरीर पर कई पहचानने योग्य टैटू हैं, जिनमें उनकी गर्दन पर लाइफ इज गुड, उनकी छाती के दाहिने हिस्से पर ग्रिम रीपर और उनके बाएं हाथ पर फूलों का टैटू है, जिसमें गेल और सारा नाम लिखे हुए हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि उनके पास एक अनिर्दिष्ट टैटू हो सकता है, जो कुछ लोगों को आपत्तिजनक लग सकता है या जिससे लोग नाराज हो सकते हैं। ओकाला पुलिस विभाग उन लोगों से संपर्क करने का आग्रह कर रहा है जिन्होंने लापता व्यक्ति की संपत्ति पुलिस को सौंपी थी। लेस्ली लीरी की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी ओकाला पुलिस विभाग को 3523697000 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर है 202 अरब 60 करोड़ 17,656। नंबर 18 वर्तमान उत्तरी इंग्लैंड मार्ग जो पेनरिथ पर M6 को और स्कॉच कॉर्नर पर A1 को जोड़ता है, फिलहाल 1.3 बिलियन पाउंड के इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का विषय है। इस योजना का नाम A66 नॉर्दर्न ट्रांसपेनाइन प्रोजेक्ट है, जो कम्ब्रिया और नॉर्थ यॉर्कशायर तक फैला हुआ है। इस योजना का उद्देश्य M6 और A1 के बीच 50 मील के मार्ग पर बची हुई 18 मील की सिंगल कैरिजवे को ड्यूल कैरिजवे में बदलना है। इसका लक्ष्य पूरे कॉरिडोर को ड्यूल कैरिजवे में अपग्रेड करना है, जिसमें जंक्शन में व्यापक सुधार किए जाएंगे। मुख्य निर्माण कार्य इस साल के अंत में शुरू होने की योजना है, लेकिन साइट की खुदाई 2025 से ही चल रही है ताकि क्षेत्र को निर्माण परियोजना के लिए तैयार किया जा सके। इन खुदाइयों के दौरान विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक स्थल खोजे हैं जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया था। खोजों में रोमन युग की सड़कें और बस्तियां शामिल है, जो प्राचीन ट्रांसपेनाइन गलियारे के साथ फैली हुई थीं। इन्हीं खुदाइयों के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जो न सिर्फ दुर्लभ था बल्कि वाकई रहस्यमय भी था। मिट्टी के नीचे नियोलिथिक काल का पहले कभी न मिला हुआ रॉक क्रिस्टल का भंडार छुपा हुआ था। क्वार्ट्ज पूरे यूनाइटेड किंगडम में आम है, जिससे अजीब लग सकता है कि पुरातत्वविद इन अनाकार पत्थरों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। हालांकि रॉक क्रिस्टल क्वार्ट्ज से अलग होता है। ये एक साफ प्रिज्म जैसा क्रिस्टल है जो बहुत ही विशिष्ट और अविचलित परिस्थितियों में अल्पाइन प्रकार की भूवैज्ञानिक दरारों में विकसित होता है। दरारें वे क्रैक होती है जो चट्टानों की परतों में पृथ्वी की भूपर्पटी की हलचल के कारण बनती हैं। इन दरारों के माध्यम से गर्म पानी और गैसें बहती हैं, जिससे शुद्ध क्रिस्टल के विकसित होने के लिए बिल्कुल सही परिस्थितियां बनती हैं। ब्रिटेन में ऐसे स्रोतों की संख्या बहुत सीमित है जहां क्रिस्टल पाए जा सकते हैं। कॉर्नवॉल, वेल्स और स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में कुछ स्थान हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थलों पर रॉक क्रिस्टल शायद ही कभी दिखाई देते हैं, फिर भी इन्हें खंडहरों में इतनी बार पाया गया है कि पुरातत्वविदों ने एक पैटर्न निर्धारित कर लिया है। आयरलैंड और ब्रिटेन में ऐसे लगभग 40 क्रिस्टल पहचाने गए हैं, जिनमें से अधिकांश नवपाषाण काल के हैं। पुरातत्वविद निक ओवर्टन के अनुसार इन स्थलों में से कई आयरिश सागर के किनारे स्थित हैं या नदी प्रणालियों के माध्यम से उससे जुड़े हुए हैं। ये नदियां ऐसे माध्यम का काम करती हैं जो सामग्री को समुदायों के बीच पहुंचाती है। हालांकि प्राचीन ट्रांसपेनाइन कॉरिडोर के मामले में विशेषज्ञों ने पास के प्राकृतिक संसाधनों की अनुपस्थिति को नोट किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि क्रिस्टल को काफी दूरी तय करनी पड़ी होगी। 66 भंडार के बारे में जो और भी अजीब है वो वहां पाए गए क्रिस्टलों की मात्रा और विविधता है। टुकड़ों का संग्रहण दोनों ही तरह से है, अच्छी तरह से बने और पारदर्शी, और अच्छी तरह से बने लेकिन अपारदर्शी। इसलिए यह विविधता दर्शाती है कि ये स्फटिक कई स्रोतों से आए हैं, जिन कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ छोटे टुकड़ों में जानबूझकर किए गए बदलाव के भी संकेत मिलते हैं। कुछ के सिरे गायब है और उनमें ऐसे संकेत है कि उन्हें जानबूझकर तोड़ा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंतरिक गुणवत्ता की जांच करने का एक तरीका हो सकता है। इनमें से कुछ टुकड़ों को केवल ऊपर का हिस्सा हटाने के बाद और आकार नहीं दिया गया था। पुरातत्वविदों का सुझाव है कि ऐसा खामियों की वजह से हो सकता है। हालांकि
दोषपूर्ण कलाकृतियों को फेंकने के बजाय प्राचीन लोगों ने उन्हें संभाल कर बाकी संग्रह के साथ रख दिया। ऐसा लगता है कि कम गुणवत्ता वाले नमूने भी रखने लायक थे। प्राचीन लोगों ने स्फटिकों को इकट्ठा करने और रखने का कारण अभी भी अध्ययन के अधीन है। सबसे ठोस सिद्धांत यह बताते हैं कि इनमें दृश्य या प्रतीकात्मक गुण रहे होंगे। रास्ते के साथ कई और गड्ढों और खंभों के गड्ढों में स्फटिक पाया गया है, जो पहले कभी न देखी गई मात्रा का संकेत देता है। अन्य नवपाषाण स्थलों पर भी ऐसे पदार्थ पाए गए हैं और ये प्रारंभिक कृषि समुदायों से जुड़े लकड़ी के ढांचों से जुड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अभी भी अज्ञात है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को इंग्लैंड के इस क्षेत्र में प्रारंभिक कृषि भवनों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। निक ओवरटन और उनके सहयोगियों ने, जो कार्डिफ विश्वविद्यालय और हेरफोर्डशायर काउंटी काउंसिल से हैं, पाया कि उन क्रिस्टलों को उसी तरह से तराशा गया था जैसे वहां से प्राप्त चकमक पत्थर को। फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह सुझाव दे कि उस सामग्री का उपयोग किसी औजार के रूप में किया गया था। तीर की नोक या खुरचनी। दिलचस्प बात यह है कि विशेषज्ञों को एक स्फटिक का जार भी मिला, जो स्कॉटलैंड के वाइकिंग युग के खजाने के रूप में जाने जाने वाले कई कलाकृतियों के बड़े संग्रह का हिस्सा था। इन प्राचीन सभ्यताओं ने इन वस्तुओं को इकट्ठा करने का चुनाव क्यों किया और इनका उपयोग किस लिए किया गया, ये अभी भी सवाल बना हुआ है और इस पर अध्ययन और जांच जारी है। नंबर 17, कैंडेस एम्बर क्रूगर। एक अलास्का की मूल निवासी महिला अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए एंकरेज अलास्का गई। वह मूल रूप से एनविक से है और अलास्का के फेयरबैंक्स शहर में रहती है। 37 वर्षीय कैंडेस सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती थी और न ही उनके पास फोन था। इसके अलावा कैंडेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसे कि क्या वह माँ थी, उनका कोई साथी था या वह किसी स्थानीय संगठन से जुड़ी थी। इस महिला के बारे में अगली जानकारी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के जरिए सामने आती है। 26 जनवरी 2026 को कैंडेस ने अपने परिवार को यह कहकर घर छोड़ा कि वह टहलने जा रही है। उन्होंने बताया कि वह डाउनटाउन जा रही है, लेकिन उनके परिवार ने यह खुलासा नहीं किया कि वह वहां क्या करने वाली थी या वह किन जगहों पर जा सकती थी। वह उस दिन पैदल ही निकल गई और तब से उन्हें किसी ने देखा या सुना नहीं है। कैंडेस को आखिरी बार एनकोरेज के मिडटाउन इलाके में देखा गया था और वह कहीं भी जा सकती थी या रास्ते में किसी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया हो सकता है। उनके परिवार का कहना है कि वह फेयरबैंक्स लौट सकती थी, हालांकि बिना अपने प्रियजनों को बताए वहां से जाना उनके स्वभाव के खिलाफ था। जिन लोगों से कैंडेस मिलने गई थी, उनके अनुसार ऐसा कोई संकेत नहीं था कि कैंडेस घर वापस जा रही हैं या कहीं और जा रही है, सिवाय एक साधारण डाउनटाउन यात्रा के। उनके प्रियजन उनके लिए बहुत चिंतित हैं और उन्हें ढूंढने में मदद के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। कैंडेस को आखिरी बार काले विंटर जैकेट, काले फीके कारहार्ट कोट, बरगंडी हुडेड स्वेटशर्ट, हाइकिंग बूट्स और चश्मा पहने हुए देखा गया था। जाते समय रिश्तेदारों ने बताया कि कैंडेस की बरगंडी हुडेड स्वेटशर्ट का हुड उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। लापता महिला को एक अलास्का की मूल निवासी के रूप में बताया गया है, जिनके बाल काले हैं और आंखें भूरी है। उनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है और वजन लगभग 157 पाउंड है। ये पता नहीं है कि कैंडेस उस इलाके से कितनी परिचित थी और एंकरेज की कठोर प्रकृति के कारण उसे ढूंढना खास तौर पर जरूरी हो जाता है। इस लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी एंकोरेज पुलिस विभाग को 907-240-9095 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर है 26-2,63,782। नंबर 16, सैक्सोनी के बेल्जियम जिले में लिबर्सी नामक गांव है। एक ऐसी जगह जो समय में जमी हुई एक रहस्यपूर्ण घटना का अनपेक्षित स्थल बन गई। यह बस कुछ ही दिन पहले की बात थी, जब 3,200 वर्ग मीटर के एक स्थल को व्यावसायिक बजरी खनन के लिए नष्ट करने का निर्णय लिया गया था। तभी सैक्सोनी के राज्य पुरातत्व कार्यालय द्वारा एक निवारक उत्खनन कराया गया। आपातकालीन सर्वेक्षण का उद्देश्य क्षेत्र का दस्तावेजीकरण करना था, इससे पहले कि भारी मशीनरी वहां पहुंचती। लेकिन पुरातत्वविदों को उनकी उम्मीद से कहीं अधिक मिला। 2025 के अंत से लेकर अप्रैल 2026 तक विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम ने उपजाऊ सैक्सन एल्बे घाटी में सावधानीपूर्वक खुदाई की और धरती की परतों के बीच धैर्य और सटीकता के साथ काम किया। दिन दर दिन वे मिट्टी को बारीकी से छानते रहे और जल्द ही एक भूली बिसरी बस्ती के पहले संकेत मिट्टी से उभरने लगे। खुदाई करने वालों ने विशाल लकड़ी के खंभों वाले घरों और जमीन स्तर के लट्ठों से बने घरों, गड्ढे वाले घरों, बुनाई के औजारों और आग के प्रमाणों का पता लगाया। इन खोजों ने इस प्राचीन समुदाय के दैनिक जीवन की एक जीवंत तस्वीर पेश की। सैक्सोनी के खेतों के नीचे पुरातत्वविदों ने एक गुप्त स्थान का खुलासा किया, जहां कभी एक परिवार ने करघे पर ऊन फैलाया था, अनाज संग्रहित किया
और अपने मवेशियों के पास उन हॉलों में सोते थे जो इतने लंबे थे कि उनमें एक आधुनिक टेनिस कोर्ट भी आ सकता था। यहाँ वे कठोर मौसम के दौरान गर्म और सुरक्षित रह सकते थे। इस अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन बस्ती में पुरातत्वविदों ने कई रोचक खोजें की, जिनमें एक कीमती काले रंग की कांच की मनका भी शामिल थी, जिसे फिर से इस्तेमाल करके तकली की चकती बना दिया गया था। ऐसी मनकों का इस्तेमाल आमतौर पर उच्च दर्जे के आभूषणों के लिए किया जाता था। इसके बजाय इसका इस्तेमाल तकली की छड़ी के एक अभिन्न हिस्से के रूप में किया गया, जहां ये एक फ्लाई व्हील की तरह काम करता था। इस स्थल को रोमन साम्राज्य के अंतिम काल और प्रारंभिक प्रवासन काल यानी 3री से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का माना गया है। इसी समय के आसपास रोमन साम्राज्य अपनी सीमाओं पर दबाव झेल रहा था और उसके पार जर्मन लोग अपनी खुद की दुनिया बना रहे थे। ये वो समय था जब सम्राट और सैनिक इतिहास रच रहे थे। लेकिन यह स्थल इससे भी आगे था। इसका विषय वे लोग थे जो कभी इतिहास की किताबों में नहीं आ पाए। यहीं पर 4 लकड़ी के लंबे घर स्थायी सावधानी से बनाए गए भवनों के रूप में काम करते थे, जो रहने के लिए और जानवरों के आवास के रूप में बनाए गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चयन कठोर सर्दियों के दौरान जीवित रहने का एक तरीका था। सुअरों और मवेशियों की शरीर की गर्मी का उपयोग गड्ढे को गर्म रखने के लिए किया जाता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि निवासी ठंडी और कड़वी हवा में भी जीवित रह सके। ये चतुर व्यवस्था उस इलाके में बहुत जरूरी थी जहां सर्दियों का तापमान जानलेवा साबित हो सकता था। 3 छोटे गड्ढे वाले घरों का उपयोग भंडारण तहखाने या कामकाजी जगहों के रूप में किया जाता था, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक सामान और औजारों के कमरों के रूप में काम आते थे। इस भूले बिसरे गांव का सबसे आश्चर्यजनक कमरा वो था जिसमें 30 मिट्टी के करघा वजन, भारी पत्थर और पकी हुई मिट्टी के लटकन थे, जो करघे पर धागों को तना हुआ रखते थे। ये वस्तुएं तकली की चकती और बची हुई कच्ची ऊन एक पूरा वस्त्र निर्माण कार्यशाला बनाने के लिए पर्याप्त थी, जो यह संकेत देती हैं कि यह वह स्थान था जहां बुनाई रोजमर्रा की जिंदगी का एक मुख्य हिस्सा थी। उपकरणों की मात्रा से पता चलता है कि यह कोई घरेलू हिस्सा नहीं था। यह समर्पण की भावना के साथ व्यवस्थित था, जो इस संभावना की ओर इशारा करता है कि यह कार्यशाला केवल उसे चलाने वाले घर के लिए ही नहीं, बल्कि उससे अधिक के लिए भी आपूर्ति कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस बस्ती का इस्तेमाल कब्रगाह के तौर पर भी नहीं हुआ। यहाँ कोई मानव अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे पुरातत्वविद यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यहाँ के निवासियों का क्या हुआ और इस प्राचीन बस्ती को क्यों छोड़ दिया गया। नंबर 15। 55 वर्षीय यूटा निवासी रसेल बर्ट्रम परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। वह एक प्रिय रिश्तेदार है जिन्हें उनके चाहने वालों ने इस साल की शुरुआत में अचानक गायब हो जाने के बाद बहुत याद किया है, जिससे व्यापक चिंता और एक न खत्म होने वाली तलाश शुरू हो गई। ये 18 मई 2026 की बात है, जब कहा गया कि रसेल ने यूटा के आइविंस में यात्रा की थी और ओल्ड हाईवे 91 से पश्चिम की ओर जा रहे थे। उस दिन लगभग सुबह 8 बजे लापता व्यक्ति की 1995 की हरी फोर्ड रेंजर सुपर कैब को कैमरे में पश्चिम दिशा में जाते हुए देखा गया, जो आइविंस क्षेत्र से बाहर जा रही थी। यह पुष्टि नहीं हुई है कि जब वाहन कैमरे के सामने से गुजरा तो उसे रसेल ही चला रहे थे या नहीं, या फिर जिस इलाके की ओर वह जा रहा था वहां उसका कोई काम था या नहीं। ट्रक के पीछे वाले हिस्से में एक सिल्वर टूल बॉक्स है और वाहन पर यूटा का लाइसेंस प्लेट नंबर Z756 SS लगा हुआ है। रसेल ने उसी दिन अचानक अपने परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया। वो और फोर्ड दोनों अब भी लापता है और हाल ही में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे जांचकर्ताओं या उसके परिवार को सही दिशा मिल सके। अचानक संपर्क टूट जाना उसके स्वभाव के विपरीत है, जिससे उसके प्रियजन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उसके बारे में यह ज्ञात नहीं है कि उसे कोई चिकित्सीय समस्या या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। रसेल बर्ट्रम को एक कोकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल भूरे हैं और आंखें नीली है। उनकी उपस्थिति की दी गई तस्वीर में लापता व्यक्ति की दाढ़ी में भी सफेदी नजर आ रही है। जब वह लापता हुए थे तब उनकी छोटी धूसर दाढ़ी थी। उनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है और वजन लगभग 170 पाउंड है। इस लापता व्यक्ति की परिस्थितियों या ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी सेंटा क्लारा वैंस पुलिस विभाग को 4356521122 पर दी जा सकती है। नंबर 14। बिल्कुल समुद्र की तरह अंतरिक्ष के बारे में भी इंसानियत को बहुत कुछ नहीं पता है। हमने प्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष का सिर्फ एक सूक्ष्म अंश ही खोजा है और शक्तिशाली वेधशालाओं के जरिए इसके विस्तार का कुछ हिस्सा देखा है। इन्हीं अवलोकनों के जरिए हमने तारों, ग्रहों और उल्काओं जैसे खगोलीय पिंडों के अस्तित्व के बारे में जाना है। इस संग्रह का एक हिस्सा है आग के गोले, जो एक ब्रह्मांडीय घटना है जिसमें औसत से बड़े अंतरिक्षीय पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये आग के गोले असाधारण रूप से चमकीली उल्काएं हैं जो शुक्र ग्रह से भी ज्यादा तेज चमकते हैं। ये धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से बने होते हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, लेकिन इन्हें सामान्य उल्काओं से अलग माना जाता है क्योंकि ये बहुत तेज गति से चलते हैं। ये बड़े पत्थर, जो अक्सर बास्केटबॉल के आकार के होते हैं, इतनी तेजी से गर्म हो जाते हैं कि वे आकाश में चमकदार रंगों की एक लकीर छोड़ जाते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में
11 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक गति से प्रवेश करता है। कभी कभी अगर आग का गोला काफी बड़ा हो तो यह एक तेज चमक के साथ फट सकता है, जिससे झटके और ध्वनि तरंगे बनती हैं जो जमीन को हिला सकती हैं। आग के गोले एक बहुत ही सामान्य ब्रह्मांडीय घटना है जो हर दिन कई हजार बार होती है। हालांकि ये चमकीले नज़ारे अक्सर अनदेखे रह जाते हैं क्योंकि इन्हें देखने के लिए खास परिस्थितियां चाहिए होती हैं। इनमें से किसी एक की झलक पाने के लिए बिल्कुल सही समय और सही जगह पर अंधेरा और साफ आसमान होना जरूरी है। ये उन इलाकों में ज्यादा दिखाई दे सकते हैं जहां आबादी कम हो या फिर समुद्र के ऊपर जहां रोशनी का प्रदूषण कम होता है। हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन आग के गोले दिन के समय भी हो सकते हैं। फिर भी 2026 में इन खगोलीय वस्तुओं को देखने की घटनाएं अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थी और विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ मार्च महीने में ही आग के गोले को देखने की इतनी ज्यादा घटनाएं हुई कि इसे रिकॉर्ड तोड़ बताया गया और इससे वैज्ञानिक जवाब तलाशने में जुट गए हैं। इन चमकदार उल्कापिंडों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और उससे आगे के आसमान को रोशन कर दिया। मार्च में एरी झील के ऊपर एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा सुपरसोनिक गति से आसमान में दौड़ता हुआ गया। इसके बाद वो एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। उत्तरी अमेरिका में 4 और आग के गोले देखे गए, जिनमें से एक टेक्सास में, 2 कैलिफोर्निया में और चौथा मिशिगन के ऊपर से गुजरा। हालांकि इन वस्तुओं में से किसी ने भी जमीन पर कोई बड़ा नुकसान नहीं किया, लेकिन इन्हें देखने वाले सैकड़ों लोगों में डर जरूर पैदा हो गया। अचानक हुई आग के गोलों की बढ़ोतरी का असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं पड़ा। ये घटना यूरोप तक भी फैली, जहां एक और आग का गोला लग्जमबर्ग और जर्मनी के ऊपर से गुजरता हुआ देखा गया। यह राइन नदी तक पहुंचने से पहले ही फट गया। आग के गोले से निकला एक पत्थर का टुकड़ा जमीन पर गिरा, जो सीधे किसी के बेडरूम में आ गिरा। कुछ ही दिनों बाद फ्रांस के ऊपर एक और चमकीला उल्का देखा गया, जो स्पेन की दिशा में जा रहा था। आग के गोलों की यह बाढ़ निस्संदेह असामान्य है और पहले के आंकड़े इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि कुछ बदल गया है। अमेरिकन मीटियोर सोसाइटी द्वारा किए गए एक डेटा विश्लेषण में, जिसका शीर्षक था क्या पृथ्वी निकट उल्कापिंडीय वातावरण में कुछ बदल गया है, वैज्ञानिकों का सुझाव है कि 2026 की पहली तिमाही में अब तक के किसी भी अन्य वर्ष की तुलना में अधिक बड़े फायरबॉल घटनाएं हुई हैं। एक ग्राफिकल प्रस्तुति में 2026 में 25 से अधिक रिपोर्ट की सीमा पर 70 घटनाएं हुई, जबकि 2028 से 2025 के बीच इसी थ्रेशोल्ड पर औसतन लगभग 43 घटनाएं हुई। इसका मतलब है कि 2026 में 63% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। 50 से अधिक रिपोर्ट थ्रेशोल्ड भी बढ़कर 40 घटनाएं हो गई, जो औसत से 2 गुनी है, और 100 से अधिक थ्रेशोल्ड पर गिनती 16 घटनाओं पर बनी हुई है, जो औसत से दुगुनी है। ग्राफ दिखाता है कि फायरबॉल घटनाएं हर साल न तो बढ़ती हैं और न ही घटती हैं, बल्कि ये अनियमित होती हैं। 2019 में 25 से अधिक थ्रेशोल्ड की संख्या 42 थी, जबकि एक साल बाद यह 36 थी और उसके बाद फिर से बढ़कर 53 हो गई। हालांकि 2011 से एक चीज लगातार रही है, 25 से अधिक थ्रेशोल्ड कभी 60 से ऊपर नहीं गया, लेकिन 2026 में यह चौंकाने वाले 70 पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली बात सिर्फ उल्काओं की आवृत्ति ही नहीं है। आग के गोले का आकार भी औसत से काफी बड़ा लगता है, इतना बड़ा कि वे वायुमंडल में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और समझ से परे तेज धमाकों जैसी आवाजें पैदा कर सकते हैं। संभव है कि ये घटनाएं ही दुनिया भर के कई शहरों में सुनी गई रहस्यमय तेज धमाके की घटना के पीछे हों। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि आग के गोलों में आई बढ़ोतरी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वे ये मानते हैं कि इसमें एक बड़ा बदलाव आया है और हम अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 13, जावियर होड का मामला 2 साल पहले यानी 2024 का है। उसी साल उस युवती ने अचानक अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करना बंद कर दिया था। उसके परिवार वाले उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए और तुरंत ही पर्ल पुलिस विभाग में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वह 2024 में गायब हुई थी, तब वह पहले से ही वयस्क थी और इसलिए उसे अपनी मर्जी से गायब होने और अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से संपर्क बंद करने की अनुमति थी। ये पता नहीं चल पाया कि उसकी पहली बार गायब होने के समय उसके आसपास क्या परिस्थितियां थीं, लेकिन पिछले 2 सालों से उसका मामला पुलिस विभाग में बिना किसी कार्रवाई के पड़ा रहा, क्योंकि जांचकर्ताओं को किसी भी तरह की साजिश या गलत इरादे का कोई कारण या तरीका नहीं मिला। जहां तक उनका सवाल था, उस महिला ने बस अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था। 2026 की शुरुआत जेवियर के परिवार को इस मामले में नई जानकारी मिली। रिश्तेदारों से जुड़े किसी व्यक्ति ने बताया कि अब 28 वर्षीय जावियर मिसिसिपी में है। पुलिस को तुरंत सूचित किया गया, जिससे आगे की जांच शुरू हुई, जो साउथ जैक्सन मिसिसिपी के रैलीज रेस्तरां पर केंद्रित हुई। जांचकर्ताओं ने रेस्तरां के मैनेजर से बात की, लेकिन जब तक सूचना दी गई तब तक जावियर जा चुका था। मैनेजर के अनुसार जावियर ने वहां अपनी नौकरी 2 महीने पहले यानी दिसंबर 2025 के आसपास छोड़ दी थी। उस महिला को आखिरी बार देखे जाने की तारीख अब 1 फरवरी 2026 कर दी गई है,
इसी दिन जावियर को जैक्सन के रेमंड रोड पर एक अज्ञात पुरुष के साथ देखा गया था। उस अज्ञात व्यक्ति को जावियर का बॉयफ्रेंड बताया गया है, लेकिन उनके रिश्ते से जुड़ी सही परिस्थितियां अज्ञात हैं। तब से उसे न तो देखा गया है और न ही उसकी कोई खबर मिली है और उसका परिवार उसकी भलाई को लेकर चिंतित है। पुलिस विभाग को इस साल फरवरी के बाद से कोई और सूचना या देखे जाने की खबर नहीं मिली है। मामला अब एक बार फिर से ठप पड़ गया है। जावियर हॉर्ड का मामला अभी भी सक्रिय है और उन्हें एक लापता व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल काले हैं और आंखें भूरी हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है और वजन लगभग 110 पाउंड है। जावियर की गुमशुदगी से संबंधित कोई भी जानकारी जिसमें उन्हें कहीं देखे जाने की सूचनाएं या जिन लोगों को वो जानती हों शामिल है, जैक्सन पुलिस विभाग को 601 960 1234 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 2604000496 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 12, मगनानी रोका फाउंडेशन एक निजी ग्रामीण कला संग्रहालय है जो इटली के पार्मा शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में इतालवी कला संग्राहक लुइगी मगनानी द्वारा की गई थी। 1990 में इस संग्रहालय को औपचारिक रूप से व्यापक दर्शकों के लिए खोला गया, जिससे इस क्षेत्र में इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्थिति मजबूत हुई, जो आज भी सांस्कृतिक महत्व रखती है। यहीं पर फ्रांसिस्को गोया के प्रसिद्ध संग्रह रखे गए हैं। क्लोद मोने, वैन डाइक और लोरेंजो बेरेलिनी के साथ सैकड़ों और कलाकारों की कृतियां यहाँ प्रदर्शित की गई है, जो देश भर और विदेशों से कला प्रेमियों और सांस्कृतिक उत्साही लोगों को आकर्षित करती हैं। ये जगह एक रहस्यमय कला चोरी की अप्रत्याशित पृष्ठभूमि भी बन गई, जो शुरू से अंत तक सिर्फ 3 मिनट में हो गई थी, और इस अपराध ने संग्रहालय के कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय दोनों को चौंका दिया। चोरों ने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा सिवाय धुंधली सुरक्षा फुटेज और खाली दीवारों के। यह उस घटना की स्पष्ट याद दिलाता है। रात के अंधेरे को अपनी ढाल बनाकर चोरों ने मैग्नानी रोका फाउंडेशन में घुसपैठ की और अपने प्लान को सटीकता के साथ अंजाम दिया। 22 मार्च 2026 की शाम और 23 मार्च की सुबह के बीच 4 नकाबपोश और हुड पहने चोरों ने पहली मंजिल के दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुस गए। वे म्यूजियम की विला ऑफ मास्टरपीसेस से होकर गुजरे, जहां सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित कलाकारों की कुछ सबसे मशहूर पेंटिंग्स रखी हुई थीं। इसके बाद वे विला के फ्रांसीसी कला दीर्घकता वाले हिस्से की ओर बढ़े और 3 खास पेंटिंग्स पर ध्यान केंद्रित किया। उन पेंटिंग्स में 1917 की पियरे ऑगस्ट रेनोir की पेंटिंग, पॉल सेजान की वाटर कलर पेंटिंग और 1922 की हेनरी मातिस की पेंटिंग शामिल थीं। इन पेंटिंग्स की कुल कीमत लगभग 9 मिलियन यूरो आकी गई है, जो कि $10.3 मिलियन के बराबर है। चौथी पेंटिंग को गैलरी से हटा लिया गया था, लेकिन जब म्यूजियम की सुरक्षा ने योजना में बाधा डाली तो उसे वहीं छोड़ दिया गया। अपराध की वीडियो फुटेज में दिखता है कि हुड पहने लोग विला के हरे भरे बागों से होकर जा रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में अलार्म सिस्टम अभी भी बज रहा है। सारी चोरी की घटना शुरू से अंत तक सिर्फ 3 मिनट में हो गई थी। अगर अलार्म नहीं बजता तो शायद वे इतनी हिम्मत के साथ चोरी जारी रखते। फाउंडेशन के वकील ने सुझाव दिया कि यह डकैती बहुत ही योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से की गई थी, जिससे उनकी पेशेवराना सोच झलकती है। संग्रहालय ने शुरुआत में इस घटना को जनता से छुपा लिया था, यह सोचकर कि अपराधी भूली हुई कलाकृति वापस करने आएंगे और उन्हें पकड़ा जा सकेगा। वे कभी वापस नहीं आए और आखिरकार ये खबर बाहर आ गई। विस्तृत जांच के बावजूद न तो डकैती के लिए जिम्मेदार चोरों का पता चल पाया है और न ही उनकी चुराई गई कलाकृतियों का। यह चोरी पेरिस के लोअर संग्रहालय में हुई बड़ी कला चोरी की घटना के बाद भी हुई थी। वह डकैती अक्टूबर 2025 में हुई थी, जब चोर निर्माण श्रमिकों के भेष में गैलरी में घुसे और $10 करोड़ मूल्य के गहनों को लेकर फरार हो गए। चोरी के बावजूद मैग्नानी रोका फाउंडेशन खुला हुआ है, जबकि इटली के काराबिनियरी और बोलोग्ना की सांस्कृतिक विरासत संरक्षण इकाई इस मामले की जांच जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है कि वे जिम्मेदार लोगों को पकड़ लेंगे और गायब कीमती कलाकृतियों को सुरक्षित कर लेंगे। नंबर 11, वनेसा मैरी लिंड कार्लसन अलास्का की एक आदिवासी महिला है जो 32 साल की उम्र में असामान्य परिस्थितियों में गायब हो गई थी, जिससे उनका परिवार और समुदाय उनकी सुरक्षा और भलाई को लेकर गहरी चिंता में है। वनेसा का मामला 18 फरवरी 2026 को टेड स्टीवंस एनकोरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनकोरेज अलास्का में शुरू हुआ था। इसी दिन 32 वर्षीय वनेसा को आखिरी बार अपने सिल्वर निसान एक्सटेरा को एयरपोर्ट के आसपास चलाते हुए देखा गया था। उन्हें एयरपोर्ट की सुरक्षा कैमरों में वाहन में देखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि फुटेज में यह रिकॉर्ड हुआ कि वो कहां गई।
इस घटना के बाद से वनेसा को न तो देखा गया है और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है, जिससे उनके परिवार के सदस्यों में तुरंत चिंता फैल गई और पुलिस जांच शुरू हो गई। जांचकर्ताओं ने इस चल रहे मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या लापता महिला ने कोई विमान पकड़ा था या किसी उड़ान से रवाना हुई थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपहरण, किसी आपराधिक कृत्य या यह कि वह अपनी मर्जी से लापता हुई है, इन संभावनाओं का खुलासा नहीं किया है। वेनेसा के मामले में जानकारियों की बहुत कमी है, जिससे उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। एंकोरेज एयरपोर्ट पुलिस और फायर डिपार्टमेंट अब जनता से अपील कर रहा है कि वे वेनेसा के ठिकाने या उस दिन एयरपोर्ट पर उनकी संभावित गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी दे। यह निश्चित नहीं है कि टेड स्टीवंस एंकोरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वेनेसा द्वारा चलाई जा रही सिल्वर निसान एक्सेट्रा को ढूंढ लिया गया है या नहीं। लापता व्यक्ति को एक अलास्का मूल निवासी के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल काले हैं और आंखें भूरी हैं। वे 5 फीट 6 इंच लंबी हैं और उनका वजन लगभग 120 पाउंड है। गायब होने से संबंधित जानकारी, जिसमें सुराग और देखे जाने की सूचनाएं शामिल हैं, अलास्का स्टेट ट्रूपर्स को 907 269 5511 पर दी जा सकती हैं। नंबर 10, जेनिफर ली विल्सन, जिन्हें उनके करीबी लोग प्यार से सिडनी कहते थे, 2002 में डर्बी, कैंसस में एक महिला रूममेट के साथ रह रही थी। दोनों एक साथ जेंटलमैन क्लब जेजेबेल्स में काम करती थी और सहकर्मी और रूममेट के रूप में अपनी आजीविका चला रही थी। उनका कार्यस्थल विचिटा, कॉन्सस में स्थित था, जो एक ऐसे विवाद और गायब होने की घटना का गवाह बना जिसने दोस्तों और परिवार को हैरान कर दिया। ये 1 सितंबर 2002 की शाम थी, जब 29 वर्षीय महिला अपना काम खत्म कर रही थी। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उनका और उनकी रूममेट के बीच अचानक बहस हो गई, जो जल्दी ही बढ़ गई और घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो गई जिसने अंततः जेनिफर के गायब होने की नींव रख दी। दोनों एक साथ घर लौटे, जहां उनकी लड़ाई जारी रही और कार्यस्थल से शुरू हुआ तनाव और अब भी अनसुलझा विवाद उनके अपार्टमेंट तक उनके साथ चला आया। यही डर्बी, कैंसस के 143वीं स्ट्रीट ईस्ट और 63वीं स्ट्रीट साउथ के आसपास के इलाके में जेनिफर को आखिरी बार देखा गया था। रूममेट ही आखिरी व्यक्ति था जिसने उसे देखा था, इससे पहले कि वो अचानक अपार्टमेंट छोड़कर रात में बाहर चली गई। उस रात बाद में वो लौटी तो देखा कि जेनिफर वहां नहीं थी। हालांकि उसकी सारी चीजें वही रखी थीं, बिना छेड़े और इंतजार करते हुए, जैसे वो किसी भी पल वापस आ सकती है। जेनिफर की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस विभाग में दर्ज कराई, जिससे आगे की जांच शुरू हुई और कई मेल न खाने वाली कहानियां सामने आई। कथित तौर पर जेनिफर की रूममेट ने जो हुआ उसके बारे में कई बयान दिए थे। उसने दावा किया कि जेनिफर कैंसस सिटी चली गई है और अपने बैंक खाते से पैसे निकाल रही है। सिडनी के बारे में भी 2 अलग अलग कहानियां सामने आई। जांचकर्ताओं द्वारा किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। रूममेट को संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि गायब होने में किसी गलत हरकत का हाथ था। जेनिफर को एक कोकेशियन महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल लाल या लाल भूरे और आंखें नीली हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 9 इंच के बीच है। जब वो लापता हुई थी तब उनका वजन लगभग 5 पाउंड था। जेनिफर के शरीर पर कई निशान बताए गए हैं, जिनमें एक उनकी कमर के पास पीठ पर, एक ठुड्डी के नीचे और एक तिल हटाने के कारण पीठ पर है। वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हैं और उनका जूते का साइज 7.5 है। जेनिफर अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने की अंगूठी और दाएं हाथ की अनामिका में एक और अंगूठी पहनने के लिए जानी जाती हैं। ये पता नहीं है कि जब वो लापता हुई थी तो उन्होंने क्या पहना था। हालांकि आमतौर पर वो स्वेट शर्ट और बेसबॉल कैप पहनती थी। इस लापता व्यक्ति के मामले से संबंधित जानकारी सेजविक काउंटी शेरिफ कार्यालय को 3166605300 पर दी जा सकती है। गुमनाम सूचना ऑनलाइन भी FBI को दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 04S3277 नंबर 9 के रूप में सूचीबद्ध है। डैनियल हैरोल्ड म्यूचलर सिर्फ एक किशोर थे जब वे युद्ध में गए थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स मरीन में भर्ती ली और वियतनाम युद्ध के दौरान मोर्चे पर सेवा दी। इतनी कम उम्र में युद्ध का सामना करने का अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 में मिशिगन के सैगिनॉ शहर लौटने पर डैनियल ने युद्ध के दौरान झेली गई भयावहताओं का विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे, उनके परिवार ने बताया। मिशिगन के एल्जेरी में क्रिसमस के दिन उन्होंने अलविदा कहा, ये जाने बिना कि शायद ये उनका आखिरी अलविदा होगा। 31 वर्षीय, जिन्हें स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाता था, के लिए अपने परिवार से संपर्क टूट जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वे जानते थे कि वो मानसिक रूप से परेशान थे और अक्सर लोगों से दूर हो जाते थे। हालांकि फरवरी 1982 में उन्हें पता चला कि डैनियल ने अपनी विकलांगता की चेक नहीं ली है और वे तुरंत चिंतित हो गए। वो अपनी जीविका के लिए इस चेक पर निर्भर थे और माना जाता है कि उस समय यही उनकी एकमात्र आय थी। उनके परिवार ने तुरंत उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस विभाग में दर्ज कराई,
लेकिन इस पूर्व सैनिक की गुमशुदगी की जांच से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। डैनियल की गुमशुदगी की तारीख आधिकारिक रूप से 1 फरवरी 1982 दर्ज है, हालांकि आखिरी संपर्क की सही तारीख अज्ञात है। उनके प्रियजनों के अनुसार, खासकर उनकी बहन शार्लेट हार्डी के मुताबिक, डैनियल मजाकिया, मिलनसार, देखभाल करने वाले और प्यार करने वाले इंसान थे, लेकिन युद्ध ने उनकी ये शख्सियत बदल दी थी। उनके अनुसार परिवार ने सैगिनो में चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लापता व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। डैनियल ने अपने पीछे कोई सुराग, कोई नोट, कोई स्पष्टीकरण नहीं छोड़ा और बहुत से सवालों के जवाब अधूरे रह गए। जब डैनियल लापता हुए थे तब उनके लंबे लाल भूरे बाल, घनी दाढ़ी और भूरी आंखें थीं। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच थी और वजन लगभग 200 पाउंड था। उनके दाहिने हाथ के अग्रभाग पर एक टैटू है जिस पर लिखा है मरीन कॉर्प्स नंबर 2 40376। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी सागिनो पुलिस विभाग को 98975 91255 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 262382 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 8। 16 साल की उम्र में जूडिथ रमोना वेलोज ने ब्रॉन्क्स में वो घर जहां वो अपने परिवार के साथ रहती थीं छोड़ दिया और एजवाटर, न्यू जर्सी चली गईं। अपनी कम उम्र के बावजूद उन्होंने नए माहौल में खुद को ढाल लिया और अपना खर्च चलाने के लिए काम किया। उन्होंने मैनहट्टन के पश्चिमी हिस्से में नौकरी करती रहीं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नियमित रूप से न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच यात्रा करती रहीं। 3 साल बाद 1993 में 19 साल की उम्र में उन्होंने रिवर रोड पर एक घर में रहते हुए एक बेटी को जन्म दिया। इसी साल जूडिथ एक ऐसे रहस्यमय मामले के केंद्र में आ गईं जिसने पूरे समुदाय को चिंतित कर दिया। 1993 में जो घटनाएं घटी उन्होंने उनकी जिंदगी और उनके आसपास के लोगों की जिंदगी बदल दी। उसी साल वो युवा मां गायब हो गई। उन्हें आखिरी बार 3 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 30वीं स्ट्रीट और 10वीं व 11वीं एवेन्यू के बीच के इलाके में देखा गया था। वो कभी घर नहीं लौटी और किसी से संपर्क भी नहीं किया। तब से किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। कोई सुराग या घटनाओं का कोई निशान न मिलने के कारण मामला ठंडा पड़ गया और कुछ समय के लिए जूडिथ का नाम हजारों अन्य मामलों के बीच दब गया। हालांकि 2022 में जब गिलगो बीच हत्या जांच टास्क फोर्स में जूडिथ की प्रोफाइल को नेमर्स डेटाबेस में अपलोड किया तो उनका मामला फिर से सामने आया। ये फैसला तब लिया गया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि रेक्स हॉयरमैन, जो गिलगो बीच मामले में 3 महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार है, ने अपने कई पीड़ितों से न्यूयॉर्क सिटी में मुलाकात की थी। अधिकारियों ने यह पुष्टि नहीं की है कि वे मानते हैं कि वो इस अपराध की शिकार थी और न ही जूडिथ की गुमशुदगी में किसी संदिग्ध या जांच के दायरे में आए व्यक्ति का नाम लिया गया है। उनके मामले से जुड़ी परिस्थितियां अब भी अज्ञात हैं और इसे संकटग्रस्त और लापता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जूडिथ वेलोज को एक हिस्पैनिक महिला के रूप में वर्णित किया गया है जिनके बाल प्राकृतिक रूप से भूरे और आंखें हेजल रंग की हैं। अपनी गुमशुदगी के समय उनके बालों को ब्लीच करके सुनहरा रंगा गया था। उनकी लंबाई 5 फीट 4 इंच थी और उस समय उनका वजन लगभग 110 पाउंड था। कहा जाता है कि उनके दाहिने जांघ पर एक टैटू है जिसमें एक महिला एक लैंप पोस्ट के सहारे झुकी हुई है। अपनी गुमशुदगी के समय वो एरिस जोन्स नाम का उपनाम इस्तेमाल करती थी। जूडिथ इस साल 52 साल की होती। प्रियजनों ने रिमेंबरिंग जूडिथ रमोना वेलोज नाम से एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जहां लापता महिला से जुड़ी जानकारी और अपडेट्स पोस्ट किए जाते हैं। विवरण में उन्हें एक प्यार करने वाली बहन और मां के रूप में बताया गया है जिनकी पहचान उनके परिवार के प्रति उनके प्यार से थी। वो कभी भी अपने परिवार या अपनी बहुत प्यारी बेटी को यूं ही छोड़कर नहीं जाती। जांचकर्ता इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी रखने वाले लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ट्रूप एल मुख्यालय से 63175 63300 पर संपर्क करें। जूडिथ की जानकारी अब डो नेटवर्क में जोड़ दी गई है। नंबर 7। उनके प्रियजनों के अनुसार ब्रूस मैक्स वेलोज अपने पहनावे और अपने लुक को लेकर बहुत खास थे। वो हमेशा सबसे अच्छा दिखना और सही छाप छोड़ना चाहते थे और सार्वजनिक जगहों पर खुद को अच्छे से प्रस्तुत करने का ध्यान रखते थे। उन्हें कुक और बारटेंडर दोनों के रूप में काम करने का अनुभव है जिससे उन्हें कई अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अपने खाली समय में वो कभी कभी बिंगो खेलना पसंद करते थे जो उनका नियमित शौक बन गया था। ब्रूस कभी भी एक ही जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। उन्हें ऐसा जीवन पसंद था जिसमें वे घूम सकें और नई जगहों को खोज सकें। वो अक्सर जगह बदलते रहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच आते जाते रहते थे। रास्ते में कई दोस्त बनाते थे और जहां भी जाते थे अपने संबंध बनाए रखते थे। इस तरह का जीवन ब्रूस की व्यक्तित्व के अनुकूल था क्योंकि वे नए लोगों से मिलना और अलग अलग समुदायों को जानना पसंद करते थे। हर बार जगह बदलने का मतलब था कुछ दोस्तों को पीछे छोड़ना, लेकिन वे हमेशा नए अनुभवों और दोस्तियों के लिए तैयार रहते थे। हालांकि वे जहां भी जाते थे ब्रूस हमेशा संपर्क में रहते थे। ऐसा ही चलता रहा जब तक कि 5 फरवरी 1991 नहीं आया। उसी दिन करीब 1:15 बजे रात को 30 वर्षीय ब्रूस को न्यूयॉर्क के एल्मायरा हाइट्स गांव में शेरिडन एवेन्यू और 14वीं स्ट्रीट के चौराहे के पास आखिरी बार देखा गया था।
तब से किसी ने भी उसे देखा या उससे कोई खबर नहीं मिली है। ब्रूस के गायब होने से पहले कहा जाता है कि वो न्यूयॉर्क के बिग फ्लैट्स में रह रहा था। वो इलाके में बिंगो खेला करता था और अक्सर स्थानीय बार और क्लबों में जाया करता था। जब वो लापता हुआ तो ब्रूस अपनी सारी निजी चीजें पीछे छोड़ गया। उसके पास कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं थे और उसके पास केवल थोड़े पैसे थे। ये पता नहीं था कि उसके पास पहचान बताने वाली कोई निजी चीज थी। ब्रूस के प्रियजनों को अतिरिक्त कपड़ों की कमी उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत लगी। वो यूं ही कोई भी कपड़ा नहीं पहन लेता था। वो अपने पहनावे को लेकर बहुत खास था, इसलिए उसके लिए अपने कपड़े पीछे छोड़ जाना बिल्कुल असामान्य था। ब्रूस मैक्सवेलोस को एक काकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके बाल भूरे और आंखें हरी थीं। जब वो लापता हुआ था तब उसकी लंबाई 6 फीट 1 इंच थी और उसका वजन लगभग 50 पाउंड था। उस समय उसके बाल छोटे कटे हुए थे। आज वो लापता व्यक्ति 65 साल का होता। उसका मामला अभी भी सक्रिय है और अधिकारी उस एक सुराग का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरकार इस दशकों पुराने रहस्य का अंत कर देगा। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस ट्रूपी मुख्यालय को 5853384100 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर EHOR 91195 के रूप में सूचीबद्ध है। इसके अलावा सूचना देने वाले लोग न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस से 6077-398-796 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 6, 54 वर्षीय जेरी फ्रांसिस येल पहले हॉपकिंस मोंटाना की निवासी थीं और 1994 में वो ओक्लाहोमा सिटी ओक्लाहोमा में रह रही थीं। उनकी निजी जिंदगी या उनके अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी कहानी 14 सितंबर 1994 से शुरू होती है, जब वो ओक्लाहोमा सिटी से अपनी आंटी से मिलने अर्डमोर ओक्लाहोमा गई थी। अपनी आंटी से मिलने के दौरान जेरी ने बताया कि वो लोन ग्रोव में एक स्टोरेज सुविधा को व्यवस्थित करना चाहती। वो अपनी आंटी के घर से निकली, स्टोरेज सुविधा की ओर गईं और फिर उन्होंने तय किया कि वो अपनी एक दोस्त से मिलेंगी जो अर्डमोर में ही रहती थी। उन्होंने अपनी दोस्त को बताया कि वो लोन ग्रो में स्टोरेज यूनिट में कुछ चीजें व्यवस्थित करने के लिए वापस जाने की योजना बना रही है। इसके बाद उन्होंने घर लौटने की योजना बनाई। हालांकि जेरी कभी भी घर वापस नहीं लौट पाई। उस दिन अपनी दोस्त के घर से निकलने के बाद से किसी ने भी उन्हें ना तो देखा है और ना ही उनकी कोई खबर मिली है। लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के कई दिन बाद उस महिला की गाड़ी मिली थी। वो एक सफेद 1989 लिंकन मार्क 6 चलाती थी, जिसे आर्डमोर के नॉर्थ कॉमर्स स्ट्रीट स्थित वॉलमार्ट की पार्किंग में लावारिस हालत में पाया गया था। गाड़ी और उसकी जगह से जेरी के ठिकाने के बारे में कोई और सुराग नहीं मिला। गाड़ी के अंदर या आसपास किसी भी तरह की आपराधिक हरकत के कोई संकेत नहीं मिले, जिससे जांचकर्ताओं और उसके परिवार की उलझन और बढ़ गई। सुरागों की कमी के कारण मामले में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची और इसे जल्द ही बाकी अनसुलझे मामलों के साथ दर्ज कर दिया गया, एक छोटी सी जानकारी का इंतजार करते हुए जो जांचकर्ताओं को फिर से इस मामले तक ले आए। उसके परिवार और जो लोग उसकी परवाह करते थे वे जवाब मिलने की उम्मीद करते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति और भी मुश्किल होती गई। लापता महिला को एक कोकेशियन महिला के रूप में वर्णित किया गया था, जिसके भूरे बाल और हरी आंखें थीं। उसकी लंबाई 5 फीट 2 इंच है और वजन लगभग 115 पाउंड है। उसके दोनों कान छिदे हुए हैं। ये विवरण अधिकारियों और जनता के साथ इस उम्मीद में साझा किए गए थे कि शायद कोई उसे पहचान ले या दावा कर ले कि उसने उसे कहीं देखा था। जेरी येल को आखिरी बार सफेद रंग की आधी बांह की टी शर्ट पहने हुए देखा गया था, जिस पर शायद डॉक्टर पेपर का लोगो था। उस टी शर्ट के साथ नीली जीन्स, एक हीरे की अंगूठी और एक घड़ी पहनी हुई थी। वो कई अन्य बड़ी अंगूठियां पहनने के लिए भी जानी जाती थी। हालांकि ये पता नहीं है कि अपनी गुमशुदगी के दिन उन्होंने वे पहनी थी या नहीं। उनके ठिकाने के बारे में जानकारी आर्डमोर पुलिस विभाग को 580-223-1212 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 94030259 है। उनका मामला आज भी अनसुलझा है। जेरी 54 साल की थीं जब वो लापता हुई थीं और आज वो 86 साल की होती। नंबर 5, 1995 में रोरी नील शूमेकर ने खुद और अपनी मां को मोंटाना ले जाने की योजना बनाई। उनका विचार था कि वे एवरेट, वाशिंगटन से दूर एक बेहतर जीवन की तलाश में कई घंटे दूर चले जाएं। एवरेट छोड़ने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था, क्योंकि इसका मतलब था एक परिचित समुदाय को छोड़ना और फिर से नई शुरुआत करना। उस साल 1 सितंबर तक 34 वर्षीय रोरी पूरी तरह से पैकिंग कर चुका था और इस बड़े बदलाव के लिए तैयार था। उसने अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर ली थीं और अपने और अपनी मां के लिए एक आसान बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए थे। लेकिन उसने जाने से पहले अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए एक रात और रुकने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने प्रियजनों के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था। उस दिन उसे आखिरी बार अपने माता पिता के एवरेट स्थित घर से निकलते हुए देखा गया था, जब वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। वो उनके साथ एक आखिरी याद बनाना चाहता था, इससे पहले कि वो किसी दूसरे राज्य में अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करे। लेकिन उसी रात उसे आखिरी बार किसी ने देखा था। उन्होंने सभी ने रेड ब्रिज कैंपग्राउंड में मिलने का प्लान बनाया था।
ये जगह माउंट बेकर स्नोक्वाल्मी नेशनल फॉरेस्ट में ग्रेनाइट फॉल्स के ठीक पूर्व में स्थित है। वो अपनी सफेद 2 दरवाजे वाली 1979 डैटसन 210 में सवार हुआ, जिसकी वाशिंगटन नंबर प्लेट 205 AKX थी। उस वाहन में कुछ नुकसान था, जिसमें बाएं सामने वाले पैनल में एक डेंट और विंडशील्ड में एक मकड़ी के जाले जैसी दरार शामिल थी। सीटों में से एक पर काले और सफेद रंग का चौखानेदार पैटर्न था। एक एक करके उसके दोस्त आ गए, लेकिन दिन के अंत तक समूह में एक की कमी थी। रोरी कैंपिंग एरिया में नहीं आया था और तब से किसी ने उसे देखा या उससे कोई खबर नहीं मिली है। ना तो रोरी और ना ही उसकी डैटसन कार का कभी पता चल पाया है। उसके प्रियजनों के अनुसार बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो जाना उसके स्वभाव के खिलाफ है। यहाँ तक कि अगर वो लंबी यात्राओं पर भी जाता था तो भी वो हमेशा अपने परिवार से संपर्क करने का तरीका ढूंढ लेता था। रोरी को एक कोकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके बाल भूरे और आंखें हरी हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है और वजन लगभग 40 पाउंड है। आखिरी बार उसे कथित तौर पर एक ग्रे रंग की आधी बांह की शर्ट, नीली जीन्स, काले टेनिस जूते और लाल बेसबॉल कैप पहने हुए देखा गया था। उसके ठिकाने या उसकी गुमशुदगी से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी स्नोहोमिश काउंटी शेरिफ के कार्यालय में 425-388-3839 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 9515-951-5757 के रूप में दर्ज है। नंबर 4, 1998 में विटनी पैट्रिस रेडिक जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन में एक रूममेट के साथ रह रही थी। उस समय वह बकहेड में हैरी नॉर्मल रियल्टर्स में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। वो एक अभिनेत्री बनने की इच्छा रखती थी। उनके प्रियजन उन्हें एक बहुत ही भरोसेमंद और जिम्मेदार इंसान के रूप में बताते हैं, जो कभी भी बिना बताए नहीं जाती। फिर भी यही अप्रैल 1998 के अंत में हुआ। 19 अप्रैल को 26 वर्षीय युवती अपनी गाड़ी चला रही थी जब उनका एक गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिससे उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। एम्बुलेंस से मौके पर पहुंची, लेकिन विटनी ने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्हें सिर में चोट लगी हो सकती है। इस घटना के बाद उन्होंने अपने पिता से बात की, जिन्होंने बाद में टिप्पणी की कि वो भ्रमित लग रही थी। 3 दिन बाद विटनी गायब हो गई। 22 अप्रैल की रात करीब 9 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, जो लिथोनिया जॉर्जिया के यंग रोड पर हाई पॉइंट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में था। वो उनसे लगभग 30 मिनट के लिए मिलने आई थी और उस रात करीब 9:30 बजे वहां से रवाना हुई, शायद घर लौटने के लिए। उनके बॉयफ्रेंड के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वो अपने रास्ते चली गई। क्योंकि उसकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, विटनी एंटरप्राइजेस से किराए की गाड़ी चला रही थी। ये एक लेवेंडर ग्रे 1997 की 4 दरवाजों वाली जियो प्रिज्म थी, जिसका जॉर्जिया नंबर प्लेट 345 HZE था। आने वाले दिनों में वो युवती ना तो काम पर पहुंची और ना ही अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। ये अचानक संवादहीनता उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि विटनी को बहुत भरोसेमंद और जिम्मेदार माना जाता था। वो हमेशा अपने प्रियजनों के संपर्क में रहती थी और बिना किसी वजह के कभी भी काम से गैर हाजिर नहीं रहती थी। विटनी के लापता होने की आधिकारिक रिपोर्ट स्थानीय पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई, जिससे तुरंत जांच शुरू हो गई। अधिकारियों ने तुरंत अपनी तलाश शुरू कर दी। विटनी के सबसे करीबी लोगों से बयान लिए और उसकी आखिरी ज्ञात गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। इसी जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि विटनी कुछ दिन पहले एक कार दुर्घटना में शामिल हुई थी। उसने चिकित्सकीय सहायता लेने से इनकार कर दिया था और उसके पिता का मानना था कि उसे सिर में चोट लगी थी और उसकी आवाज भ्रमित लग रही थी। अधिकारियों को चिंता थी कि विटनी शायद भ्रमित हो गई हो और बिना चिन्हित सीमाओं में प्रवेश कर गई हो। जांच के दौरान किसी आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध की पहचान नहीं की गई है। ना तो विटनी और ना ही जियो प्रिज्म कार का अब तक कोई पता चला है। उनका वर्णन एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के रूप में किया गया है, जिनके बाल काले हैं और आंखें भूरी हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 2 इंच है और जब वो लापता हुई थी तब उनका वजन लगभग 120 पाउंड था। ये अज्ञात है कि जब वो लापता हुई थी तब उन्होंने क्या पहना हुआ था। उनकी गुमशुदगी से संबंधित जानकारी या उनके ठिकाने के बारे में कोई भी सूचना डिकैल्ब काउंटी पुलिस विभाग को 770, 724, 7710 पर दी जा सकती है। जांचकर्ता उस वाहन के बारे में भी कोई जानकारी तलाश रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट 345 HZE है। नंबर 3, 30 वर्षीय ब्लेन कार्ल हेक्टर न्यू हैम्पशायर के हिल्सबरो काउंटी के मिलफर्ड के निवासी हैं। वो एक विवाहित व्यक्ति हैं और उनके 2 बच्चे हैं। उनके भाई वेड हेक्टर न्यू हैम्पशायर नेशनल गार्ड के स्पेशलिस्ट थे, जो 1991 में सऊदी अरब में एक घातक ट्रक दुर्घटना में शामिल थे। इस त्रासदी के बाद ब्लेन के बारे में कहा जाता है कि वे अवसाद में चले गए और इसके परिणाम स्वरूप कॉलेज छोड़ दिया। 24 दिसंबर 2001 को ब्लेन अपने पिता के घर गए ताकि उन्हें वो पुरानी कार दिखा सकें जिसे वे खरीदना चाहते थे। हालांकि जब पुलिस ब्लेन के पिता के घर पहुंची तो ये योजना विफल हो गई। कथित तौर पर ऑटो डीलरशिप ने पुलिस से संपर्क किया था और कार को चोरी होने की रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस घटना के सटीक विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। जब पुलिस घर पहुंची तो ब्लेन भाग गए और अपने पिता के घर के पीछे के जंगलों में दौड़ गए। तब से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है और ना ही उनकी कोई खबर मिली है।
कई लोगों को विश्वास था कि वो अगले दिन क्रिसमस के लिए परिवार के पास लौट आएंगे। उनका ना आना उनके अनुसार उनकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। आने वाले दिनों में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य पुलिस ने ब्लेन को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया। इसमें व्यापक जमीनी खोज, हेलीकॉप्टर और K9 यूनिट्स शामिल थीं। उसके ठिकाने के बारे में कोई और सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद 2004 में ब्लेन के पिता का निधन हो गया। उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। पुलिस अधिकारी अंतिम संस्कार में इस उम्मीद से शामिल हुए कि लापता व्यक्ति वहां आएगा। हैरानी की बात है कि वो अंतिम संस्कार में नहीं आया। उसके बैंक खाते या उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिससे उसके परिवार को लगता है कि वो शायद किसी दूसरे देश में, संभवतः कनाडा में रह रहा है। ब्लेन के खिलाफ सुलिवन काउंटी में गिरफ्तारी का एक लंबित वारंट है। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकारियों को यकीन नहीं है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप गया है या नहीं। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने के आधार पर तलाक दे दिया है। ब्लेन पैदल ही जंगलों में चला गया था। उसके पास कोई परिवहन साधन नहीं है और संभवतः वो कहीं आने जाने के लिए लिफ्ट और सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करता है। लापता व्यक्ति को एक काकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की हैं। उसकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है और उस समय उसका वजन लगभग 190 पाउंड था। उसके पेट पर एक निशान है और उसकी बाईं जांघ पर एक तिल है। उसे आखिरी बार काले आर्मी ओवरकोट, हरे रंग की टोपी और बूट्स पहने हुए देखा गया था। ब्लेन हेक्टल के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी कॉर्निश पुलिस विभाग को 6035430535 पर या न्यू हैम्पशायर स्टेट पुलिस को 6032233856 पर दी जा सकती है। नंबर 2, 12 जुलाई 1977 को जन्मी ब्रैंडी निकोल विल्सन कोलफैक्स, इंडियाना की निवासी थी। 2002 में 24 वर्षीय ब्रैंडी अपने पति केनेथ विल्सन और उनके 2 बेटों के साथ कोलफैक्स के ग्रामीण इलाके में रह रही थी। वो फ्रैंकफर्ट, इंडियाना में डोनाल्डसन कंपनी में कर्मचारी थी और वहां अलग अलग शिफ्टों में काम करती थी। शादी से पहले कीनत को एक बुजुर्ग पीड़ित के साथ हुई जानलेवा डकैती के आरोप में 10 साल की जेल की सजा हुई थी। एक प्ली डील में उसे डकैती का दोषी पाया गया था, जिसके बदले में उस पर लगे हत्या के आरोप हटा दिए गए थे। 2002 में इस जोड़े के बीच वैवाहिक समस्याएं शुरू हो गई थी, जिससे कीनत पर शक की सुई तब गई जब उसकी पत्नी अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गई। 4 जून 2002 की सुबह कीनत अपनी नौकरी की तीसरी शिफ्ट से घर लौटा। वो घर पहुंचते ही सो गया और दोपहर करीब 2 बजे जागा। उसके अनुसार तब तक ब्रैंडी जा चुकी थी, लेकिन उनके दोनों वाहन घर के बाहर वैसे ही खड़े थे। वेस्ट CR 600 साउथ के निवासियों के $420 नकद गायब थे, जिसे केनेथ ने उनकी आपातकालीन निधि का हिस्सा समझा। ब्रैंडी का पर्स और उसकी शादी की अंगूठियां वहीं छोड़ दी गई थीं। उसे उस दिन शाम 4 बजे तक डोनाल्डसन प्लांट में पहुंचना था, लेकिन वो कभी नहीं पहुंची। ब्रैंडी के 4 सहकर्मी स्वाभाविक रूप से चिंतित थे और उसी दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। कथित तौर पर लापता महिला ने अपने सहकर्मियों को बताया था कि उसकी और उसके पति की शादी में समस्याएं चल रही हैं और अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसके पीछे वही हो सकता है। केनेथ ने अधिकारियों से संपर्क कर गुमशुदगी की रिपोर्ट करने से पहले अगले दिन तक इंतजार किया। उसने समझाया कि उसने सबसे पहले ब्रैंडी के कुछ दोस्तों से संपर्क किया था ताकि पता चल सके कि क्या उनमें से किसी को पता है कि वो कहाँ है। ब्रैंडी की माँ पैम दृढ़ता से मानती हैं कि उनकी बेटी कभी भी अपनी मर्जी से गायब नहीं हो सकती। वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। उस समय दोनों बच्चे केनेथ के माता पिता के साथ रह रहे थे, जबकि दंपत्ति अपनी समस्याओं को सुलझा रहे थे। गैर स्वैच्छिक गायब होने की चिंता को इस बात से भी बल मिला कि लापता महिला अपने साथ कुछ भी नहीं ले गई थी, ना कपड़े और ना ही कोई वाहन, जिससे जांचकर्ता ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वो आखिर कैसे गई। किसी भी पड़ोसी ने उसे किसी के साथ कार में बैठते नहीं देखा और ना ही उसे इलाके में चलते हुए देखा गया। जांचकर्ताओं ने केनेथ के साथ साथ दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की। पति कोई ऐसा सुराग नहीं दे सका जो जांच में मदद कर सके और दोस्तों ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि वो खुद से कहीं चली जाती, लेकिन वे ये भी अंदाजा नहीं लगा सके कि उसके साथ क्या हुआ। उनमें से एक ने दावा किया कि उसने 1 हफ्ते पहले उसके साथ दोपहर का खाना खाया था और बताया कि ब्रैंडी उस खाने के दौरान घबराई और बेचैन नजर आ रही थी। शुरुआत में जांचकर्ताओं को लगा कि ब्रैंडी ने बस अपने पति को बताए बिना घर छोड़ दिया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे सोचने लगे कि इसमें किसी आपराधिक हरकत का हाथ तो नहीं है। सप्ताहांत तक स्वयंसेवी दमकल कर्मी ने क्लिंटन काउंटी शेरिफ कार्यालय के डिप्टीज के साथ मिलकर लापता महिला की तलाश में मदद की। तलाशी में कोलफैक्स के कई इलाकों को शामिल किया गया, लेकिन ये कोशिशें बेकार साबित हुई। थर्मल इमेजिंग उपकरणों से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इलाके की तलाश के लिए किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कैरल और टिपेकानो काउंटियों के गोताखोरों ने कोलफैक्स के बाहर स्थित एक पानी के गड्ढे में कई घंटे बिताए, फिर भी कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों और परिवार ने लापता व्यक्ति के पोस्टर बनाए, जिन्हें उन्होंने फ्रैंकफर्ट भर में बांटा, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान लेगा। जांचकर्ताओं को कई लोगों से कई सुराग मिले, जिन्हें लगा था कि उन्होंने ब्रैंडी को उसके लापता होने के बाद देखा है। हालांकि ये सुराग अस्पष्ट थे
और उन पर आगे बढ़ना मुश्किल था। पैम ने टिप्पणी की कि उन्हें नहीं लगता कि केनेथ ब्रैंडी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन वो उसके विवादित अतीत को लेकर चिंतित थी और ये भी कि वो अतीत उनकी बेटी से जुड़े घटनाक्रम में कैसे भूमिका निभा सकता है। केनेथ को इस मामले में न तो किसी संदिग्ध व्यक्ति के रूप में और न ही जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। ब्रैंडी विल्सन को एक कोकेशियन महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की हैं। वो 4 फीट 5 इंच लंबी है और उसका वजन लगभग 135 पाउंड है। उसके दोनों कान छिदे हुए हैं और उसकी छाती के बाईं ओर एक फूल का टैटू है। उसकी गर्दन के पीछे एक गोल निशान है और वह कभी कभी चश्मा पहनती है। ब्रैंडी का मायके का नाम थेमोन है। आज वह 48 साल की होती। उसका मामला अभी भी अनसुलझा है। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने या गायब होने की परिस्थितियों के बारे में जानकारी क्लिंटन काउंटी शेरिफ कार्यालय को 765 654 5563 पर या क्लिंटन काउंटी टिपलाइन को 765 656 पर दी जा सकती है। टिप्स एजेंसी केस नंबर 0206-02826 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 1 जॉयस ली कैनेडी, जिनका जन्म 28 मार्च 1933 को हुआ था, ने सिएटल वॉशिंगटन के सी टैक एयरपोर्ट पर टिकट एजेंट के रूप में काम किया। उनका कार्यस्थल अनजाने में एक असामान्य गुमशुदगी की पृष्ठभूमि बन गया जो 28 मार्च 1978 को हुई थी। उस दिन जॉयस अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी जब तक कि उनकी शिफ्ट उस सुबह बाद में खत्म नहीं हो गई। अपनी शिफ्ट के अंत में वो अपने काउंटर से चली गईं और फिर कभी उन्हें देखा या सुना नहीं गया। जिस दिन वो गायब हुई उस दिन जॉयस की मुलाकात अपने पूर्व पति जॉन थॉमस ओकीफ II से होने वाली थी, जिन पर उनके पैसे बकाया थे। उनका रिश्ता 2 साल पहले ही खत्म हो गया था और उस पर घरेलू हिंसा के आरोपों का साया था। जॉयस ने अपने भाई जैक स्पार्क्स से उस मुलाकात में साथ चलने के लिए कहा था ताकि उन्हें सहारा मिल सके, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो उनके साथ नहीं जा सके। इस वजह से जॉयस को जॉन से अकेले मिलना पड़ा और यही बात उनके परिवार और दोस्तों के लिए चिंता का कारण बनी। जब जॉयस अपनी अगली शिफ्ट पर नहीं पहुंची और किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिली तो चिंता जल्दी ही घबराहट में बदल गई। एयरलाइन द्वारा उनकी अनुपस्थिति की सूचना देने के बाद अधिकारी इसमें शामिल हो गए। उनकी गुमशुदगी के इर्द गिर्द फैली अनिश्चितता ने उनके करीबियों को कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ दिया और समय बीतने के साथ साथ अटकलें भी बढ़ती गईं। जब 44 वर्षीय महिला अपनी अगली शिफ्ट के लिए काम पर नहीं पहुंची तो पैन अमेरिकन एयरलाइन के अधिकारियों को चिंता हुई और उन्होंने स्थानीय पुलिस विभाग को उनकी गुमशुदगी की सूचना दी। 2 दिन बाद उनके मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने उनकी गाड़ी बरामद कर ली। ये एयरपोर्ट के विजिटर सेक्शन के पार्किंग लॉट में छोड़ी हुई मिली थी। सभी दरवाजे बिना ताले के थे। उनका पर्स और चाबियां आगे की सीट पर मिली और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वहां कोई संघर्ष हुआ हो। लेकिन जॉयस कहीं नजर नहीं आई। जिस दिन वो महिला गायब हुई उस दिन उसकी मुलाकात एक आदमी से होने वाली थी जिसका नाम जॉन थॉमस ओकीफ II था, जिसे ज्यादातर लोग जैक के नाम से जानते थे। जॉन जॉयस के पूर्व पति थे और उनकी मुलाकात का कारण ये था कि जॉन को जॉयस का बकाया पैसा लौटाना था। दोनों की शादी 4 साल तक रही थी, 1972 से 1976 तक। कथित तौर पर उनके रिश्ते में घरेलू हिंसा शामिल थी। इसी उथल पुथल भरे इतिहास के कारण जॉयस ने अपने भाई जैक स्पार्क्स को इस व्यवस्था में शामिल किया। वो शाम अपनी नाइट शिफ्ट के बाद जॉयस के पूर्व पति से मिलने के लिए जॉयस के साथ जाने वाले थे। हालांकि स्पार्क्स उपलब्ध नहीं थे, जिससे जॉयस को जॉन से अकेले मिलना पड़ा। परिवार के सदस्य और दोस्त दृढ़ता से मानते थे कि उनका इस गायब होने में हाथ था, लेकिन जांचकर्ताओं को इस घटना से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें कभी भी संदिग्ध या जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति के रूप में नामित नहीं किया गया। प्रियजनों का सुझाव है कि जॉन ने कार को विजिटर सेक्शन में इसलिए खड़ा किया ताकि ऐसा लगे कि जॉयस खुद वहां से गई थी। फिर भी अधिकारियों को कोई सबूत नहीं मिला कि उस समय वो वाहन में थे या किसी ने उसे वहां खड़ा किया था। जॉयस कैनेडी का स्थान और उनके गायब होने की परिस्थितियां अब भी अज्ञात है। इस मामले में अनहोनी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन गायब होने के सिलसिले में किसी पर भी आरोप नहीं लगाया गया है। जॉयस को एक कोकेशियन महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल लाल और आंखें नीली हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 3 इंच है और वजन लगभग 135 पाउंड है। उन्हें आखिरी बार अपने कार्यस्थल पर देखा गया था जब वे टैन रंग की पैंट, एक लाल ब्लाउज, हीरे जड़े हुए सोने की अंगूठी पहनी थी जिस पर लव शब्द खुदा हुआ था। वो चश्मा पहनती हैं और संभव है कि वो अपना अंतिम नाम ओकीफ इस्तेमाल करें। जॉयस कैनेडी की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी पोर्ट ऑफ सिएटल पुलिस विभाग को 206-787-5400 पर दी जा सकती है।